Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, हम लोग विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं। नवंबर मंथ से हमने स्टार्ट किया है। पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस हम कवर कर चुके हैं। आप प्लीज पहले के लेक्चर्स जाके देखें, जो उनको नहीं पता है, जिन स्टूडेंट्स को, आप पहले की वीडियोस देखें, वहां आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है उसके बचे हुए टॉपिक्स के साथ। तो बेसिकली जो कंसेप्चुअल चीजें थी, ट्रेड डेफिसिट जैसी चीजें, फॉरेक्स जैसी चीजें, दैट इज योर इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, ये हम कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है, बोरिंग लग सकता है, बट एनर्जी इतनी ही रखिएगा, कॉफी पीते रहिएगा और ठंड का बहाना ना बनाइएगा, डिसिप्लिन के साथ पढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो हो क्या रहा है, 15 अक्टूबर 2023 ये वो डेट है जब हम हमारी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का 50वां 50th फाउंडेशन डे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यही रीजन है कि ये न्यूज में था, तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो अगर बात करते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बारे में, गिव मी अ सेकंड, वेयर इज माय पेन? ओके, so if we talk about this central electricity authority, पहली बात तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। वी शुड नो दैट अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी जो होती है, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो एक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और एक आपके पास नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब होता है जिसका मेंशन डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में है कि फलाना आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये, फलाना आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये। बट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपके पास स्टैट्यूटरी बॉडीज आ सकती है या फिर आती ही है। स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब जो स्टैट्यूट, जो कि लॉ के द्वारा बना है, एक एक्ट लाया गया है उसके लिए। ठीक है, तो आपके पास 2003 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया, और इसी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर यहाँ पे क्या बना, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, बिजली विभाग, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अब थोड़ा सा इसका इवोल्यूशन जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे शुरुआती तौर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट आया 1948 में। इसका सेक्शन 3 क्लॉज 1 जो है उसमें आपको ये ऐड किया गया था, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। बट बाद में ये रिपीट हो गया 1951 में, established as a part-time body and made full-time body 1975। तो बेसिकली इनिशियली 1951 में एक पार्ट टाइम बॉडी जैसे इसको बनाया था, बट एक फुल टाइम बॉडी, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसको 1975 में बनाया। और बाद में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आया, उसके सेक्शन 70 के अंदर इसको सुपरसीड किया गया। ना ऑब्जेक्टिव क्या था, पूरे देश के अंदर, हमारी पूरी कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो है, बिजली विभाग जो है, उसका डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, उसका पूरा देखरेख और रेगुलेशन जो है इसके अंडर में दिया गया। ये इनकी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 24/7 पावर सप्लाई होना चाहिए ऑफ एडिक्वेट क्वालिटी टू ऑल द कंज्यूमर्स इन द कंट्री। देखो, अगर टाइम मिला ना तो एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जहां पे बनती है वहां से लेके आपके घरों तक ये बिजली पहुंच कैसे रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो कि मुझे बहुत ही क्यूरियस लगता था, इसके बारे में मैंने पढ़ा, और इसका इंटरेस्ट मुझे इसलिए आया बिकॉज कोविड के टाइम पे, इफ यू ऑल रिमेम्बर, कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनकी अपील थी कि सारे लोग घर के जितनी भी लाइट्स है, उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम दिया था कि सारे लाइट्स वगैरह सब बंद करके आप लोग अपनी फोन की टॉर्च से या फिर एक दिया जला के किसी भी तरह से अपने छत पे आए और एक दूसरे का जो मनोबल है, मोटिवेशन है, वो बढ़ाए, क्योंकि कोविड वॉज ए टफ टाइम। तो ठीक है, उनकी इंटेंशन अच्छे थे, उनका आइडिया अच्छा था, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ही बड़ा ब्लंडर हुआ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आगे ऐसा करने के लिए मना किया उन्हें। क्योंकि जब आप पूरा देश एक साथ कहीं पे बिजली को रोक रहा है तो वो पावर सप्लाई में डिस्ट्रप्शन है, उसे बहुत बड़े प्रॉब्लम या इशू क्रिएट हो सकते हैं, हुए भी थे वहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूसली फ्लो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम टाइम मिला तो इसको पढ़ेंगे।
अब आप बात करते हैं इसका कंपोजिशन। इसमें 14 मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, और नॉट मोर देन 8 फुल टाइम मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट्स फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहला फंक्शन इनका है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आपकी जो केंद्रीय सरकार है, वो जब नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी बनाती है तो उनको उसके बारे में एडवाइस करना कि आप इसको इस तरह से कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे ना करके वैसे कर सकते हो। दे गिव सजेशंस, रिकमेंडेशंस, एडवाइस दे। सेकंड, they specify the technical standard for the electrical plants and electrical lines. They specify the conduction conditions for installation of the meters, promote the measures for advancing the skills of a persons, promote and assist in the timely completion of schemes and projects. तो ये सब ठीक है। तो थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जब भी हम इसकी बात करते हैं अथॉरिटी की, दैट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, तो इसमें चैलेंजेस क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज आजकल का हर जगह आप कहीं पे भी बोलो वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एविएशन हो, चाहे आपके पास बिजली विभाग हो, या फिर कुछ भी हो। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बहुत पुराना है, और जब से मोदी जी की सरकार आई है यहाँ पे ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हमने पढ़ा भी है किसके बारे में, प्रधानमंत्री गति शक्ति जो आपके पास इनिशिएटिव है, जिसमें हम एक मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला जो चैलेंज है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी पुराना है, इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे अपग्रेड और मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। फिर यहाँ पे जो डिजिटाइजेशन आ रहा है पावर सेक्टर में, तो जब भी कोई अच्छी चीज आती है उसके साथ नेगेटिव भी चीजें आती है, जैसे कि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के जो रिस्क है वो बढ़ते जा रहे हैं। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इट प्रेजेंट्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बढ़ रहे, अच्छी बात है, क्लाइमेट चेंज के लिए अच्छी बात है, पोल्यूशन नहीं होगा, बट इलेक्ट्रिकल व्हीकल बढ़ रहे तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी तो बढ़ेगी। आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रहे हो, जैसे आज अगर डीजल पेट्रोल से गाड़ियां चल रही है तो उसके लिए जगह जगह पेट्रोल पंप है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रहे हो तो जगह जगह वहां पे आपको क्या चाहिए, आप ऐसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए जहाँ पे आप अपनी स्कूटी को, जो इलेक्ट्रिकल स्कूटी है, गाड़ी को चार्ज कर पाओ। वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको पूरे ग्रिड को मैनेज करना पड़ेगा वहां पे। देन द डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन, distributed the renewable energy system, for example, the rooftop solar panels, micro the mini grid, etc. Now, क्या हम कर सकते हैं? सबसे पहले एनर्जी स्टोरेज के लिए हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी की सहायता पड़ने वाली है जिसको हम कर सकते हैं। दैट इज दिस अथॉरिटी, द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी could explore and promote the adoption of energy storage technologies to balance the supply and demand and improve the grid stability. Ensure the cyber security, data analytics, अवेयरनेस लोगों के बीच में, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जैसे कि बिम्स्टेक जैसे कंट्रीज जो है, यहाँ पे आप एक साथ क्या कर सकते हैं, मिल बांट के यहाँ पे एक साथ आ सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? अब बहुत ही अच्छा टॉपिक था हमारा अगला, वो है मैरीटाइम सेक्टर। इसको समझते हैं। पहली बात, यहाँ पे हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, 2023 यानी कि एक समिट यहाँ पे हुई, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। क्यों पढ़ रहे हैं हम मैरीटाइम सेक्टर के बारे में, बिकॉज ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट हुई 2023 की, और ये समिट का 3rd एडिशन था। इसका मतलब इससे पहले 2 बार और ये समिट हो चुकी है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट इससे पहले 2 बार हो चुकी है। तो पहली बात तो ये ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 है क्या, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा इवेंट है जो कि हर साल होता है। ये ऐसा इवेंट या फिर मीटिंग है जो कि हर साल होता है, जहां पे इंडिया की मैरीटाइम कम्युनिटी और इंटरनेशनल लेवल की जो मैरीटाइम कम्युनिटी होती है, ये लोग एक साथ आते हैं, और जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी आपके पास इश्यूज हैं मैरीटाइम सेक्टर को लेके, उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। आई रिपीट, व्हाट इज ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट? ये एक ऐसा इवेंट है जो कि हर साल होता है, जहाँ पे इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के आपके पास जो मैरीटाइम कम्युनिटी है वो एक साथ आती है, और मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड जो कोई भी इश्यूज है उसको डिस्कस करती है, और यहाँ पे उसको
ठीक करने की कोशिश करती है। ये क्लियर है? ओके, इसमें इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने की बात भी करी गई है। ये पहले बात तो अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो समिट है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? समिट क्या हो गई, पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। तो यहाँ पे ये तो पता होना चाहिए कि भाई मैं तो अपने घर से जाके ऑर्गेनाइज नहीं कर रही, तो कौन कर रहा है? सबसे पहला यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स के अंदर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो पहला ऑर्गेनाइजर में है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। दूसरे नंबर पे है यहाँ पे आपके पास इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन। कौन है यहाँ पे? इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन। एंड थर्ड नंबर पे है आपके पास फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड FICCI, that is Federation of Indian Chambers of the Commerce in India। तो ये तीन यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि समिट यहाँ पे करवाते हैं। अब पहली बात, यहाँ पे ये जो समिट हुई, इसकी 2 समिट ऑलरेडी हो चुकी है, हमने बात करी, और ये इसका तीसरा एडिशन था, बिल्कुल तीसरा एडिशन था। अब इस तीसरे एडिशन के अंदर मेजरली 3 चीजों पे डिस्कस हुआ। पहला अगर जो डिस्कशन की अगर मैं बात करूं तो वो था मैरीटाइम जो सेक्टर है उसको हमको किस तरह से इंप्रूव करना है, मैरीटाइम सेक्टर की जो इश्यूज है उसको हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम डीकार्बनाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, या फिर किस तरह से हम कोस्टल शिपिंग और कोस्टल जो शिपिंग होती है दैट इज द कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन को हम इंप्रूव कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? ठीक है। हमने बात करी कि यहाँ पे 2023 में मुंबई के अंदर ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट की तीसरा एडिशन हुआ, यानी 2 समिट पहले हो चुकी है। और ये समिट का मतलब क्या है? यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनाइजर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, इंडियन पोर्ट एसोसिएशन और FICCI ये मिलकर समिट को ऑर्गेनाइज करते हैं। हर साल यहाँ पे होता है जहाँ पे इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मैरीटाइम सेक्टर्स की कम्युनिटी है आपस में आती है और कुछ इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करती है, इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे बढ़ावा देती है। तो इस बार का जो सेक्टर मीटिंग था उसमें 3 मेजर डिस्कशंस हुए। मैरीटाइम सेक्टर को कैसे सुधारे, डीकार्बनाइजेशन कैसे करें, और कोस्टल शिपिंग और जो इनलैंड है यहाँ पे उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो अब आप बोल रहे हो कि भाई ये हम मैरीटाइम 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 क्यों उसके पीछे पड़े? मतलब पानी में ऐसा क्या है भाई, पानी में ऐसा? तो पहली बात तो आपको एक टर्म पता होना चाहिए, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ओशियंस के जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका सस्टेनेबल यूज करना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आई रिपीट, व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई डेफिनेशन है कि ओशनिक रिसोर्सेस का हमें सस्टेनेबल यूज करना है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे हम लाइवलीहुड को इंप्रूव कर सके, जॉब्स प्रोवाइड करवा सके। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। आई रिपीट, व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? हैविंग a sustainable development approach and using the resources of oceans in a sustainable development manner for the economic growth and providing improved livelihood conditions, jobs। तो यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करने के लिए ये बात हुई है। तो इसी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के अंदर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने लॉन्च किया है मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways। ठीक है, क्या लॉन्च किया गया है यहाँ पे? मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 by Ministry of Ports, Shipping and Waterways। ये एक ऐसा कॉम्प्रहेंसिव रोड मैप हमने बनाया है 2023 से 47 तक, जिसमें हम इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर जो है पूरी तरह से बदल देंगे। इसमें लगभग एस्टिमेटेड जो इन्वेस्टमेंट करने की बात हुई है वो है 80 ट्रिलियन रुपया। ठीक है जी, ये क्लियर है। अब बात करते हैं मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 में
हम 11 थीम्स जो है उस पे यहाँ पे काम करने वाले। सो वी विल बी टॉकिंग हियर अबाउट द 11 थीम्स। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर के बारे में। तो पहली बात, सस्टेनेबल का मतलब समझ में आ गया, जी हाँ। अब ग्रीन का मतलब क्या होता है? ग्रीन मतलब ग्रीन फ्यूल, यानी कि या तो लिक्विड फ्यूल या फिर गैसेस फ्यूल जो कि आपने इलेक्ट्रिसिटी से बनाया है या रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाया जो कि हेल्दी है फॉर द क्लाइमेट। तो दिस इज लाइक अ ग्रीन फ्यूल। तो ये जो सस्टेनेबल ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर है जो कि हमारी पहली थीम है, इसके अंदर हमारे जो 14 मेजर पोर्ट है इंडिया के अंदर, जो 14 मेजर पोर्ट है, इनको हम कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे। यहाँ पे हम ग्रीन फ्यूल को एम्ब्रेस करेंगे एंड वी विल मेक इंडिया अ हब ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे वी आर टारगेटिंग द 14 major port and we will make it carbon neutral, the green fuel and hydrogen production. Now, मेरा सवाल आप सभी लोगों से है, what are the 14 major ports of India? Geography का क्वेश्चन, आई थिंक इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का हार्डली सेकंड या थर्ड चैप्टर है जिसमें हम फिजियोग्राफिकल डिवीजन पढ़ते हैं, जिसमें कोस्टल जो प्लेन्स है वहां पे ये साफ साफ दे रखा है। तो पहला यहाँ पे मुंबई पोर्ट हो सकता है, कांडला पोर्ट है, गोवा का मरमा गोवा पोर्ट हो सकता है, राइट, मैंगलोर पोर्ट है, कोचन पोर्ट है, एनोर पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है, और भी काफी आप देख लेंगे। यहाँ पे एक और टर्म यूज हुआ, कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी से जितना कार्बन का एमिशन हो रहा है और कार्बन एब्जॉर्ब जितना हो रहा है, इनका बैलेंस होना, ताकि ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो कम से कम हो पाए। ठीक है, तो पहली ये जो थीम है वो समझ में आई। एनकरेजमेंट टू द एडॉप्शन ऑफ मल्टी फ्यूल इंजन विद ऑल्टरनेटिव फ्यूल। देखो, मल्टी फ्यूल इंजन में क्या होता है, कार्बन एमिशन बहुत कम होता है। यहाँ पे इनलैंड वेसल ग्रीन ट्रांजिशन प्रोग्राम की बात करी गई है और हमारे देश के 3 मेजर पोर्ट, पारादीप पोर्ट ऑफ उड़ीसा, दीनदयाल पोर्ट ऑफ गुजरात, वीओ चिदम्बरम पोर्ट ऑफ तमिलनाडु, इनको पूरी तरह से यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन बंकर जो है सेट करने की बात करी गई। दूसरा यहाँ पे बात हुई है पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। हमारी जो पोर्ट्स हैं उनको हमको थोड़ा सा एडवांस करना पड़ेगा, ऑटोमेटेड करना पड़ेगा, फ्यूचर के हिसाब से यहाँ पे काम जो है थोड़ा सा चलना पड़ेगा, डिजिटलाइजेशन लानी पड़ेगी, ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ पे वो हम करेंगे। और हमारा टारगेट है पूरे विश्व के, वर्ल्ड के जो टॉप 25 पोर्ट है वहां पे इंडिया के पोर्ट्स के नाम जरूर शामिल हो। थर्ड, द ग्लोबल प्लेयर इन द शिप बिल्डिंग, रिपेयर एंड रिसाइकलिंग। पोर्ट, हमारे जो भी पोर्ट्स है उनका जो कैपेसिटी है कि कितना टन वो इसको उठा पाएगा वजन, उसको हम क्वाड्रपल कर दें। क्वाड्रपल पोर्ट कैपेसिटी टू रीच 10,000 मिलियन टन पोर्ट कैपेसिटी, जिसमें 100% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है उसको अपनाएंगे मेजर पोर्ट्स के अंदर। फिर हम ओशन, कोस्टल और रिवर क्रूज सेक्टर पे टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, लॉजिस्टिक्स को ज्यादा से ज्यादा एनहांस करेंगे, मैरीटाइम प्रोफेशनल सर्विसेज को हम ऑफर करेंगे, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, रिसर्च ट्रेनिंग, मैरीटाइम क्लस्टर डेवलपमेंट, ग्लोबल मैरीटाइम जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा मैरीटाइम जो सेक्टर है इंडिया का उसको समझते हैं। जब भी मैं मैरीटाइम सेक्टर बात करती हूँ स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में, यानी मैं यहाँ पे पोर्ट्स के बारे में बात करती हूँ, शिपिंग, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो रिवर्स है वहां से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नोडल सेंट्रल एजेंसी होने वाली है। आज की डेट में इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स है और कम से कम 200 माइनर पोर्ट यहाँ पे है। इन द लास्ट डिकेड जो कैपेसिटी थी इंडिया के मेजर पोर्ट की वो अभी डबल हो गई है, विच इज अ गुड थिंग। अब बात करते हैं डेवलपिंग इंडिया का, जो इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है मैरीटाइम सेक्टर में, इसका इंपॉर्टेंस क्यों? देखो, जब मैंने बार बार बोला मैरीटाइम सेक्टर ब्लू इकोनॉमी, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये आप थोड़ा सा ना इसको ध्यान से देखो, इंडिया कुछ इस तरह से दिखता है, यहाँ पे 3 साइड में पूरा यहाँ पे पानी है इंडिया के। तो इंडिया की जो कॉस्ट लाइन है वो ये 7,500
17 किलोमीटर जो है आपके पास वास्ट कोस्ट लाइन है, जिसमें 1382 ऑफशोर आइलैंड है दैट ब्रिंग जनरस रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। ये आपके पास पूरा क्या है, इंडियन ओशियन। यहाँ पे इंडियन ओशन, थोड़ा सा इधर जाओगे तो अब आप ये इंडो पैसिफिक ओशन आ जाएगा। तो ओशंस में बहुत ज्यादा ह्यूज रिसोर्सेज होते हैं जिनको एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी जो है इंडिया के पास हो सकती है। यहीं पे लाइवलीहुड के बारे में बात करें तो फिशरीज, मछली बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बन सकता है कि मोस्टली जो भी कोस्टल रीजन है इंडिया के, दे आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एंड लो लाइन विद अराउंड 250 मिलियन पीपल एक्टिव विद 50 किलोमीटर रेंज ऑफ कोस्ट। फूड सिक्योरिटी, फिश प्रोडक्शन की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपके पास इंडो पैसिफिक रीजन आ जाता है जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है, जैसे कि है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और ये अफ्रीका वाला जो साइड है यहाँ पे आ जाता है स्ट्रेट ऑफ हरमूज। तो दुनिया भर के जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं वो मोस्टली इन्हीं रीजन से होते हैं, स्ट्रेट ऑफ हरमूज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स भी है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो यस, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंडियन ओशन एक कॉरिडोर है ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, और इंडिया जो है स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है यहाँ पे, रीजनल पावर एस्पिरेशन भी हो सकता है यहाँ। अब बात करते हैं चैलेंजेस। पहला चैलेंज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी, सिक्योरिटी कंसर्न। देखो जहां पे भी ओशंस में ट्रेड होते हैं, जहां पे आपके पास क्या बोलते हैं, शिप वगैरह जाती है, वहां लुटेरे बहुत होते हैं। आप सभी ने मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, तो उससे आप बहुत इजीली समझ पाओगे। एनवायरमेंट पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, अरे भाई यहाँ पे रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हो रहा है, दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, चाइना अलग ही यहाँ पे इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बनाया जा रहा है, चाइना यूएस के बीच में कोल्ड वॉर चले जा रहा है। तो ये जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स है, इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पास ओशनिक जो रिसोर्सेज है उसको बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। जैसे कि आपके पास यूएन क्लॉज है, ये एक ऐसा लॉ है जिसमें बिना बायसनेस के सारे कंट्रीज ओशनिक रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं एज पर द लॉज, जो कानून है। क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आर द अनदर टाइप ऑफ चैलेंजेस जो कि यहाँ पे देखे जाते हैं। अब आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट मेजर टॉपिक है, दैट इज नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023। देखो ये अभी एक्ट नहीं बना है, इसमें प्रपोज किया गया है। पहले तो फार्मेसी जो सेक्टर है उसका थोड़ा डेटा देख लेते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर वॉल्यूम के टर्म्स में थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। 60% जो कि आपके पास ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन होती है उसमें 60% इंडिया करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जो वैक्सीन है उसमें 70%, यानी कि एक तो डिप्थीरिया और BCG, ये दोनों में भी 70% इंडिया का रोल है। कमेंट सेक्शन में लिखिए अबाउट BCG एंड डिप्थीरिया किसके लिए वैक्सीन है। फिर अगर हम बात करते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, सब मेजर सेक्टर्स है जेनरिक ड्रग्स की, वैक्सीन, बल्क ड्रग, ओवर द काउंटर मेडिसिन, बायोसिमिलर्स और बायोलॉजिकल्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने एक ड्राफ्ट प्रपोज किया है, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल। देखो है क्या हमारे पास, फार्मेसी एक्ट है 1948 का। इस एक्ट को रिप्लेस करके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनाया जा रहा है विद द नेशनल फार्मेसी कमीशन। क्यों, रेगुलेट द प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के लिए। तो ये जो लेजिस्लेशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जो नेशनल हेल्थ गोल है उसको प्रमोट करना, improve the access to the quality and affordable pharmaceutical education, increase the availability of high quality pharmacy professionals, grievance redressal mechanism, equitable healthcare, transparent assessment। तो ये कुछ इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बताए हैं। तो की प्रोविजंस क्या है, सबसे पहले इन्होंने बोला कि हम बनाएंगे नेशनल फार्मेसी कमीशन, जिसका अपॉइंटमेंट क्या है, कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी, एक नेशनल फार्मेसी कमीशन बनाएगी जिसका हेड ऑफिस होने वाला है न्यू दिल्ली के अंदर, एंड इट विल बी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। फिर यहाँ पे बात हो रही है कंपोजिशन में, इसमें चेयरपर्सन होंगे और 13 एक्स ऑफिशियस मेंबर्स भी होंगे। बेसिकली यहाँ पे इसको इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी ये जो प्रपोज्ड है। देन फंक्शंस क्या होंगे, टू रेगुलेट द स्टैंडर्ड्स फॉर द गवर्नेंस, एपेलेट जुरिस्डिक्शन की तरह काम करना,
एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। और अपॉइंटमेंट अगर बोर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट द 3 बोर्ड। पहला यहाँ पे फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड, फार्मेसी असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, फार्मेसी एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड। और यहाँ पे टर्म्स की बात करते हैं तो या तो जो मेंबर्स हैं वो 4 साल तक रहेंगे, और उससे पहले अगर यहाँ पे उनकी जो एज है, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके, तो जो टेन्योर है यहाँ पे प्रेसिडेंट के और होल टाइम मेंबर्स के विल बी 4 इयर्स एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी एक्सटेंशन और रीअपॉइंटमेंट। यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट के लिए भी उनको यहाँ पे कोई भी चांस नहीं मिलेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेजर टॉपिक्स। अब जो न्यूज इन शॉर्ट्स हैं उसको देखते हैं। पहला है हमारे पास लीप अहेड इनिशिएटिव। लीप अहेड फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एल से लॉन्च पैड फॉर द टेक entrepreneurs towards an accelerated growth and pioneering is a Pan India initiative। अब यहाँ पे जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स जो है स्पेशली जो टेक स्टार्टअप्स है उनको बढ़ावा देने के लिए एक लीप अहेड इनिशिएटिव की शुरुआत करी गई है, जैसे कि जिसका नाम है लॉन्चपैड फॉर द टेक एंटरप्रेन्योर्स टुवर्ड्स एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड पायोनियरिंग अहेड इज अ पैन इंडिया इनिशिएटिव। So it was launched to select the tech startup for high quality mentorship, securing the investment and establishing the global connections। तो ये टेक स्टार्टअप्स के लिए जो कि शुरुआती ट्रैक्शन पे होते हैं। कोलैबोरेशन में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आएगा STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया प्लस द TI दैट इज द इंडस एंटरप्रेन्योर्स। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पूरे इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स है उनको एक प्रोडक्ट मार्केट फिट के अंदर वो फिट हो पाए इसके लिए इनेबल करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कस्टमर सेगमेंट्स क्या है, हैकिंग जो स्ट्रैटेजी से उसको हम ग्रो करेंगे, बिजनेस कंप्लायंस, लीडरशिप, रिक्रूटमेंट एंड फंड रेजिंग। अब यहाँ पे हमने बात करी थी STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, उसके बारे में देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीमियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मैथिंग मिनिस्ट्री। देन इसका मेजर जो काम होता है वो होता है प्रमोशन ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, नर्चरिंग द टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम्स एक्सेट्रा। ना अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, देखो वो सेगमेंट हमारी कंट्री में जो पुअर होते हैं या फिर जो कि लोन लेने की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो वो उनको छोटे छोटे लोन जो बाहर से मिलते हैं वो एक माइक्रो फाइनेंस में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, माइक्रो फाइनेंस वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडेड होते हैं जो कि लो इनकम इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स को मिलती है जो कि ट्रेडिशनल बैंकिंग से एक्सक्लूड किए जाते हैं। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल है माइक्रो मैटर्स मैक्रो व्यू। इट वाज रिलीज्ड बाय माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क। तो ये आपके पास MFIN जिसने ये रिपोर्ट रिलीज करी है, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का एसोसिएशन है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये क्या बोलते हैं कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से जो भी आपके पास माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स के बाद ये लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स है ऑफ द माइक्रो क्रेडिट अमॉन्ग्स द अदर रेगुलेटेड एंटिटीज। और इनके जो NPAs है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA बोले तो अगर आप 90 दिन तक रीपेमेंट नहीं कर पा रहे तो वो NPA घोषित कर दिया जाता है। तो इनका जो NPA है वो भी कम हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 5.6% था, अब 2.7% हो गया। इट इज अ गुड थिंग। तो जो शेयर है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट का वो भी आपके पास बढ़ गया है, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग। तो माइक्रो फाइनेंस जो है इंडिया के अंदर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि हर एक सेक्टर से आपने इंक्लूड करना है, help in bringing the unbanked, underbanked population into the formal financial system, women empowerment, poverty alleviation, community development। तो ये सारी चीजें जो है इसमें हमने देखी है। That's it for today। यहाँ पे अब बहुत ही छोटे से टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और फिर आपका इकोनॉमी जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और फिर हम बढ़ेंगे सिक्योरिटी वाला सेक्शन की तरफ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। जितना ज्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही ज्यादा हमारा मोटिवेशन और स्पीड बढ़ता जाएगा। और नवंबर ही नहीं, हम सारी मैगजीन्स अक्टूबर सितंबर यानी कि जून से लेके अभी तक का जो भी विजन आईएएस का मंथली मैगजीन है
उसको आप सभी के साथ कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।